हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन 11 चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट काउंसलिंग। सो चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट काउंसलिंग से हर बार लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में, तो उम्मीद करते हैं अब की बार भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हु इज़ अ चाइल्ड के क्वेश्चन से। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आखिरकार चाइल्ड होता कौन है या बच्चा कौन है, कौन सा क्राइटेरिया को अगर कोई फॉलो करे तो वो चाइल्ड होगा। तो सिंपली अगर हम बात करें, जिसकी एज कोई भी हो सकता है, जिसकी एज बिलो 18 हो तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है, एज ए चिल्ड्रन हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ यूएनसीआरसी के अकॉर्डिंग ये जो लॉ एक्सेप्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, अंडरस्टैंड यूएनसीआरसी की फुल फॉर्म। सो ए चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए, तो काफ़ी ईजी है, सभी को पता ही होगा, है ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस 18 से पहले नहीं मिलता, या हमें वोट डालने का अधिकार जो राइट टू वोट है वो भी हमें 18 से पहले नहीं मिलता, या कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारा पार्टिसिपेशन वो 18 के बाद, जैसे कि आप बैंक अकाउंट देखेंगे तो 18 से जो पहले होता है वो माइनर बैंक अकाउंट होता है ना, उसके बाद आपको मेजर में कन्वर्ट करवाना होता है अगर आप 18 क्रॉस कर जाते हैं तो। अब बात करते हैं, ये तो हमने किया ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर कि बच्चा किसे कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट क्या चिल्ड्रन को मतलब मीन्स हम ये समझते हैं कि एक सामने जो पर्सन आ रहा है जो अडल्ट है, अडल्ट मीन्स जो 18 प्लस हम कहेंगे, यहाँ पर अडल्ट भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 18 प्लस जो स्टूडेंट कोई भी आ रहा है या पर्सन जो भी आ रहा है काउंसलर के पास, तो वो एज ए पर्सन ट्रीट किया जाएगा। क्या कोई स्टूडेंट या कहेंगे जो चिल्ड्रन, कोई चाइल्ड काउंसलर के पास आ रहा है तो क्या उसे भी एक पर्सन ही कंसिडर किया जाएगा या फिर उसको कुछ और मानेंगे? तो ये डाउट भी नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड भी, एक बच्चा भी पर्सन की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। वो कोई सब पर्सन नहीं होगा कि हाँ अभी वो छोटा है तो उसको हम पर्सन की कैटेगरी में डाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, द पेरेंट्स हैव द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम एज ए चाइल्ड माइनर बाय द लॉ। Children do not have autonomy or right to make decision on their own for themselves in any known jurisdictions of the world। क्या होता है कि बच्चों के पास, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पेरेंट्स, उनके केयर गिवर्स, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके 18 से पहले, 18 के बाद ये तो आपको पता चल गया, आप अगर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि मेरे राइट्स क्या हैं एज ए चाइल्ड, है ना। तो उन चाइल्ड के राइट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हमारे जो केयर गिवर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे डिसीजंस को लेना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं? उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें किसी भी तरह के हार्म से बचाएं, हमारे राइट्स को वॉयलेट होने से बचाएं। ठीक है, क्योंकि जो राइट्स हमारे 18 से पहले होते हैं उन राइट्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार राइट्स होते क्या हैं। भाई राइट्स एक एग्रीमेंट आप कंसीडर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि राइट्स रखेंगे, जिसे हम कहेंगे जो बच्चा जिनके पास राइट होते हैं, और एक अथॉरिटी जो उन्हें फुलफिल करने में उसकी हेल्प करती है, उनके बीच में जो एक एग्रीमेंट है उसको हम राइट्स कह देंगे एज ए चिल्ड्रंस राइट्स। अब हम बात करते हैं कौन से राइट्स होते हैं। राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू डेवलपमेंट, ये चार है ना। लेकिन अगर हम कैटेगरी की बात करें तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये चार कैटेगरी हैं जो कि लगभग सभी राइट्स को कवर कर लेंगी। उसके बाद भी हमने कुछ राइट्स को यहाँ पे राइट डाउन किया है जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन। तो अभी हम चिल्ड्रन राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपली children right refer to fundamental human rights and legal protection that apply to individual under the age of 18. These rights are designed to ensure that children are treated with dignity, respect, fairness and their best interests are upheld. इन राइट्स के अकॉर्डिंग ही हम ये उम्मीद करते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अन्याय ना हो, सिंपली उसके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो फेयर हो, ठीक है, या डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीट किया जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो उनका हित है ना, बेस्ट इंटरेस्ट को हम कहें सर्वोपरि रखा जाए, सबसे ऊपर रखा जाए, कि बच्चे का हित है जो बेनिफिशियल हो, जो भी हम काम कर रहे हैं बच्चों के बेनिफिट के लिए हो। ये सभी हमें जो मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस लेने होंगे अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन राइट्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिरकार चिल्ड्रन राइट्स होते क्या हैं। अगर मैं बताना चाहूँ सिंपली क्या होता है भाई, एक हम कहेंगे कि गाइडलाइंस दे दी हैं कि आप बच्चों के साथ ऐसे ट्रीट करेंगे, अगर बच्चा ये कहे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
अगर बच्चे के साथ कुछ आप करना चाहते हैं या उसको कहीं एडमिशन दिलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसकी उसमें क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कहीं भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो केयर गिवर्स को क्या करना होगा, बच्चे को इन्फॉर्म करना होगा कि आप इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम चिल्ड्रंस के राइट्स को फॉलो कर रहे हैं, एक छोटे से पैमाने पर अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाना चाहूँ तो, ठीक है। बाकी अगर हम ब्रॉडली इसको डिस्कस करें तो राइट टू सर्वाइवल से शुरू हो जाता है हमारा पहला राइट। जब कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन के आफ्टर 20 वीक ऑफ कंसेप्शन हम सिंपली कहेंगे, तब है जो ये राइट टू सर्वाइवल शुरू हो जाता है। मीन्स एक बच्चे को सिर्फ जन्म के बाद जो राइट्स नहीं होते बल्कि जन्म से पहले भी होते हैं, हम सिंपली कहते हैं मदर वोम, समझिए माँ के गर्भ में ही बच्चे के राइट शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला राइट यही है कि बच्चे को इस एनवायरनमेंट में, इस वर्ल्ड में आने का अधिकार है, ठीक है। तो सबसे पहला राइट यही है, राइट टू बोर्न, ओके। फिर राइट टू न्यूट्रिशन, कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, हेल्थ केयर मिले, शेल्टर, क्लोथिंग, राइट टू लिव एंड डिग्निटी, ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो ये राइट टू सर्वाइवल के अंडर आएगा। होप यू अंडरस्टैंड कि राइट टू सर्वाइवल कितना इंपॉर्टेंट है, ना कि बच्चे के जन्म के बाद से नहीं बल्कि जन्म से पहले से ही बच्चे के पास कुछ अधिकार आ जाते हैं, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्शन, नेक्स्ट आता है हमारा राइट, दिस इंक्लूड द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़। अब राइट टू प्रोटेक्शन हेल्प करता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, नेग्लिजेंस से बचाने के लिए, अब्यूजमेंट से बचाने के लिए राइट टू प्रोटेक्शन हेल्प करता है। अब ये राइट टू अब्यूज़ जो है सिर्फ बच्चे को घर से बाहर ही नहीं, क्योंकि जिन बच्चों के पास घर है, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अभी आप भी देख रहे हैं, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, तो उसमें क्या रहता है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा तो घर से बाहर ही अब्यूज़मेंट, घर से बाहर ही हरासमेंट होता है या घर से बाहर ही बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन होता है। नहीं, ये राइट्स है जो इतना नहीं कि बच्चे को बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी, इनसाइड द होम, तो वहाँ पर भी पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की हेल्प करते हैं। राइट टू प्रोटेक्शन जो आप समझ गए होंगे, समझ रहे हैं। अब राइट टू पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास राइट, ए चाइल्ड हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी डिसीजन मेकिंग दैट इन्वॉल्व हिम हर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हमारे जो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो हमें अधिकार हैं जहाँ पर भी हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो सिंपली हम कह सकते हैं राइट टू एक्सप्रेस हो, कि हम चीज़ों को हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं हम उनको समझ सकें, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो भी है हमें उसके बारे में जानकारी हो। राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू नो द बेसिक राइट एंड हिज पोजीशन इन सोसाइटी। हर एक के पास है जो ये राइट होना चाहिए कि उसके बेसिक राइट क्या हैं, है ना। होना तो चाहिए, होना चाहिए, क्या होता ही है भाई, बस हमें पता नहीं होता कि इन बच्चों को, जो हमारे से छोटे बच्चे हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी, कि हमारे साथ कोई भेदभाव ना करे, अगर हमारे साथ कोई ट्रीट कर रहा है तो इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। तो ये सभी जो राइट्स है जो बच्चों को पता होने चाहिए, ठीक है। हाई इंसिडेंस ऑफ इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस अमंग द डिप्रीव्ड एंड अनडिप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हाउएवर प्रिवेंट देम फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट देम देयर सोसाइटी। अब जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो उन्हें राइट्स के बारे में पता कैसे चलेगा, है ना। तो वहाँ पर जो ये इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है, वो डिप्रिव्ड स्टूडेंट्स को लेकर आती है। स्टूडेंट्स नहीं, हम यहाँ पर चिल्ड्रन कहेंगे, हमें हर वीडियो में स्टूडेंट्स कहने की आदत सी हो गई है, इसलिए आप यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स की जगह आप चिल्ड्रन, अगर मैं कहीं पर गलती से बोल भी दूँ तो आप उसे चिल्ड्रन समझे, चाइल्ड समझे, बच्चा समझे, ओके। नेक्स्ट आता है राइट टू डेवलपमेंट। राइट टू डेवलपमेंट क्या कहता है कि चिल्ड्रन हैव द राइट टू ऑल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में क्या समझा था कि ग्रोथ डेवलपमेंट से किससे डिफरेंट करती है। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, इमोशनली डेवलप होना, फिजिकली डेवलपमेंट होना, मेंटली, इमोशनली, ये सभी है जो आ जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट इन सभी एस्पेक्ट्स को मिला कर आती है, समझ रहे हैं। तो राइट टू डेवलपमेंट कहती है कि बच्चे को जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसके केयर गिवर्स देंगे, प्यार मोहब्बत। मेंटल डेवलपमेंट उसे एजुकेशन से आएगी, ठीक है। लर्निंग, फिजिकल डेवलपमेंट है जो न्यूट्रिशन से आएगी, खेल से आएगी, जो वो मैदानों में खेलेगा या घर पे खेलेगा, जहाँ कहीं भी खेलेगा। तो राइट टू डेवलपमेंट कहता है कि बच्चे को इमोशनली डेवलप होने का अधिकार है, मेंटली, फिजिकली, ओवरऑल डेवलपमेंट का पूरा अधिकार है। कुछ और जो राइट्स हैं जैसे कि राइट 21A, अकॉर्डिंग टू राइट 21A के अकॉर्डिंग क्या है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। समझ रहे हैं,
6 to 14 एज ग्रुप के वाले चिल्ड्रंस के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन बिल्कुल फ्री है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 14 ईयर। अब आपने कभी देखा हो कि क्या होता है कि कुछ दुकानों पर या किसी भी, आप कहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं, जो हाँ दुकान ठीक रहेंगी, या आप मिठाई की दुकान पे देख सकते हैं या फिर आप फास्ट फूड की शॉप पे देख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या देखोगे आपकी ना छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं ना बर्तन साफ़ करते मिलेंगे या खाना सर्व करते मिलेंगे लोकल एरियाज़ में। ठीक है, हाई प्रोफाइल एरियाज़ में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लोकल एरियाज़ में आपको ऐसा लगभग देखने को मिलेगा। और सभी को पता ही है यार ये बताना क्या है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके पास जो हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट के लिए जो राइट है कि वो इस तरह के जो ख़तरनाक काम ना करे, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में बम बनाने होते हैं ना, जो दिवाली पे पटाखे होते हैं, बम मीन्स बड़े वाले बम नहीं, छोटे पटाखे, या फिर कहीं जो आयरन वगैरह की फैक्ट्रीज़ में, या बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको भी पता होगा कि बच्चों से जो कैसे कैसे काम करवाए जाते हैं। आर्टिकल 39E क्या कहता है, राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर ऑक्यूपेशन अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। क्योंकि एज और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उन्हें ऑक्यूपेशन मिलना चाहिए, वोकेशन मिलना चाहिए। अगर उनसे हटकर कोई काम जो उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ना हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपके पास है जो राइट है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 कहता है राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि आप भेदभाव के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है। तो इन राइट्स को आप पढ़िएगा, आपको पता लग गया होगा। चाइल्ड किसे कहेंगे, चाइल्ड के राइट्स किसे कहते हैं, चाइल्ड के राइट्स कौन कौन से होते हैं, और अब बात करेंगे चाइल्ड राइट काउंसलिंग। तो भाई चाइल्ड राइट काउंसलिंग में ना हम वल्नरेबल, डेप्रिव्ड चाइल्ड, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इस तरह के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर मिल जाएगा। तो चाइल्ड राइट काउंसलिंग में करता क्या है भाई, काउंसलर करेगा उन बच्चों को, ठीक है, जो बच्चे जिनको जो काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिनके जो राइट्स हैं वॉयलेट हुए हैं, जिनके अधिकारों की अवहेलना हुई है, हम ये कहेंगे, उनको उन ट्रामेटिक कंडीशन से, एनवायरनमेंट से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। डिफेंस मैकेनिज़्म, जो मैकेनिज़्म नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे कोपिंग मैकेनिज़्म है, जो डेवलप करने की कोशिश की जाती है, रेजिलियंस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कैसे उनको फाइट करनी है अपने राइट्स के लिए, ये उनको सिखाया जाता है। तो चाइल्ड राइट काउंसलिंग में उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको क्या किया जाता है। चाइल्ड राइट काउंसलर है जो हर एक उम्र के बच्चे के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर कि आपने अगर 7 ईयर ओल्ड सेलेक्ट कर लिया तो आप 7 ईयर ओल्ड बच्चों के साथ ही काम करेंगे, नहीं। ठीक है, तो 18 तक, ठीक है, इन्फेंट टू 18 तक, तो वहाँ तक है जो आप सभी के साथ है जो काम करेंगे। चाइल्ड राइट काउंसलिंग ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ काउंसलिंग दैट फोकस ऑन द यूनिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। अब ये कौन कौन सी नीड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड राइट काउंसलिंग में। जैसे कि पहले हम डिस्कस करेंगे वुल्नरेबल चाइल्ड। तो भाई वुल्नरेबल चाइल्ड कौन से होते हैं, दोज चिल्ड्रंस या दोज चाइल्ड हु इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो ये कैपेबल नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर वो रहते हैं। दिस इंक्लूड चिल्ड्रन हु इज़ अ डिपेंडेंट ऑन अदर, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ए वुल्नरेबल चाइल्ड इज़ डिफेंसलेस एक्सपोज टू बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर उसके साथ कर रहा है अनवांटेड या मेल ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो वो डिफेंसलेस होगा। कंडीशन और सर्कमस्टेंसेज, ही और शी इज़ पावरलेस टू मैनेज एंड इज ससेप्टिबल एंड एक्सेसिबल टू द थ्रेटनिंग पेरेंट्स और केयर गिवर। आपने देखा हो कुछ फैमिलीज़ में ना पेरेंट्स डोमिनेटिंग होते हैं, वो अपने बच्चों को डरा कर रखते हैं, है ना, कि तुम ये करो, ये नहीं करना, वो करो, वो नहीं करना। तो इस तरह की चीज़ें क्या होता है, वो बच्चे डिफेंसलेस होते हैं, पावरलेस होते हैं, पावर को मैनेज नहीं कर पाते अच्छी तरह, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। सिंपली हम कह सकते हैं वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते उस एनवायरनमेंट्स में जिसमें वो रहते हैं। तो सिंपली उन बच्चों को वुल्नरेबल चाइल्ड कहेंगे हम। ठीक है, वो वुल्नरेबिलिटी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब वुल्नरेबिलिटी के जो काजेज़ हैं, क्यों ऐसा होता है कि वुल्नरेबिलिटी है जो बच्चों में आ जाती है। ठीक है, तो एज विद इन एज यंगर चिल्ड्रन स्पेशली दोज बिलो द एज ऑफ 6 आर मच मोर डिपेंडेंट ऑन प्रोटेक्शन सिस्टम, कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अक्सर अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, अपने केयर गिवर्स पर डिपेंड करते हैं, जो भी जिनके भरोसे पर वो रहते हैं। सिंपली अगर उन एनवायरनमेंट से उनको बाहर नहीं निकाला जाए, डेवलपमेंट अगर उनकी ना हो, तो उनमें क्या देखने को मिलेगा, वुल्नरेबिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेंटल डिसेबिलिटी। अब ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी है ना और मेंटल डिसेबिलिटी आपको डिसेबिलिटी वाले चैप्टर में भी, मतलब चैप्टर नहीं टॉपिक में दिखेगी, कि आप जब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा फिजिकल डिसेबल्ड हो या मेंटली डिसेबल्ड हो तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसको अब्यूज़ किया जाएगा, उसको एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा, हरास किया जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है।
पावरलेसनेस मीन्स कि बच्चा उन सिचुएशंस से फाइट ना कर पाए जिन सिचुएशंस में वो रह रहा है, जो उनकी राइट्स के अकॉर्डिंग हो, समझ रहे हैं। डिफेंसलेसनेस, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। इट कम्स फ्रॉम द लैक ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट और पेरेंट्स कम्युनिटी, जब उनके स्टेट में या उनकी कम्युनिटी में ऐसे लॉज नहीं बनाए गए जो उनको डिफेंड करने में उनकी हेल्प करे। पावरलेसनेस में भी यही है कि आपकी जो गवर्नमेंट है, फैमिली है, कम्युनिटी है, वो आपको प्रॉपर क्या नहीं दे रही, राइट्स नहीं दे रही या प्रॉपर फ्रीडम नहीं दे रही कि आप है जो डेवलप्ड हो सके, ठीक है। तो इन सभी जो रीजंस की वजह से क्या होता है, बच्चा वुलनरेबल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि वुलनरेबल चाइल्ड किसे कहेंगे, वुलनरेबिलिटी क्यों आती है बच्चों में। अब कुछ काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, जो कुछ ई एस्पेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं कि हमें वुलनरेबिलिटी को जो ठीक करने के लिए बच्चों में इस जो हम कहेंगे डर को मिटाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुलनरेबिलिटी। चाइल्ड राइट काउंसलर वर्क टू आइडेंटिफाई एंड एसेस द वुलनरेबिलिटी दैट मेक ए चाइल्ड मोर ससेप्टिबल टू हार्म और राइट वायलेशन। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से ऐसे रीज़न हैं या कौन सी ऐसी वुलनरेबिलिटीज़ हैं जो कि उनको क्या करती हैं कि संवेदनशील बना देती है कि वो ना उन वायलेशंस को जो भी उनके साथ किया जा रहा है उनको सहन करते चले जाए। तो वुलनरेबिलिटी कैन बी रिलेटेड टू उनकी लिविंग कंडीशन से रिलेट कर सकती हैं, फैमिली सर्कमस्टांसिस से, हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं। कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसिस जो उनको रिस्क में डाल रही हैं वो वुलनरेबिलिटी के तौर पर आप कंसीडर कर सकते हैं। काउंसलर का काम है उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि हम बच्चों के बेनिफिट के लिए जो भी कर रहे हैं वो करें, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। काउंसलर को प्रायोरिटाइज करना है द चाइल्ड्स वेल बीइंग and advocate for decision and action that serve the child best interest whether in legal, social or personal matter. Understand? नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स होगा कि हम है जो बच्चों को कैपेबिलिटीज़ प्रदान कर रहे हैं, हम उनको कैपेबल बना रहे हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, है ना, सर्कमस्टांसिस को समझ रहे हैं, अपने राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले कि क्या उनके राइट्स हैं, उनकी ओपिनियन क्या है, कंसर्न प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो सिंपली एम्पावरमेंट का मतलब होता है उनको सशक्त बना रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड राइट काउंसलर एम्पावर वल्नरेबल चिल्ड्रन बाय गिविंग देम ए वॉइस इन डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लिव्स। दे एनकरेज चिल्ड्रन, चाहिए बच्चों को क्या करना, प्रोत्साहित करना टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, कंसर्न, प्रेफरेंसेस को अच्छी तरीके से वो एक्सप्रेस कर सके, समझ रहे हैं। ट्रामा इन्फॉर्म्ड केयर। ट्रामा इन्फॉर्म्ड केयर में क्या होता है कि सिंपली जब भी कोई वल्नरेबल चाइल्ड आपको देखने को मिले तो उनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी या कोई इंसिडेंट होगा, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर मिलेगा। तो चाइल्ड राइट काउंसलर्स को ट्रेंड किया जाता है ट्रामा इन्फॉर्म्ड केयर में ताकि वो उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। टाइम टू टाइम हमें क्या करना होगा, मॉनिटर करना होगा बच्चों की सिचुएशंस को और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा कि उनके राइट्स है जो कंटिन्यूसली जो प्रोटेक्ट रहें, ठीक है, उनकी जो रक्षा की जा सके, उनके जो राइट्स को वायलेट ना किया जाए किसी भी सेंस में लेकर, ठीक है। तो ये हमने वल्नरेबल चाइल्ड किया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम चाइल्ड अब्यूज़ करेंगे। चाइल्ड अब्यूज़ मीन्स कि वायलेशन तो आप वहीं पर समझ जाइए जहाँ पर राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनकी अवहेलना हो रही है, तो वहाँ पर उस स्टूडेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत मिलेगी। बस ये देखना है, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस फॉर्म में उसको उसके राइट्स को वायलेट किया गया है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो अब्यूज़ होता है ना, ठीक है, जो बच्चों के साथ उत्पीड़न होता है, हम सिंपली अगर हिंदी में कहें तो वो इमोशनल तरीके से किया जा सकता है, फिजिकल या इकोनॉमिक या सेक्सुअल मेल ट्रीटमेंट काफ़ी फेमस है आज के टाइम में, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO भी कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड अब्यूज़ और मेल ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल, इमोशनल इल ट्रीटमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़, नेग्लेक्ट और नेग्लिजेंस ट्रीटमेंट और कमर्शियल और अदर एक्सप्लॉयटेशंस, जिनकी वजह से क्या होता है, बच्चों के पोटेंशियल को हार्म किया जाता है, उनके हेल्थ को हार्म किया जाता है, उनके सर्वाइवल डेवलपमेंट को हार्म किया जाता है, उनकी डिग्निटी को अफेक्ट किया जाता है। तो चाइल्ड अब्यूज़ देखिए कितना खतरनाक है ना। खतरनाक क्यों है भाई? अगर आपने सुना हो तो सेक्सुअल हरासमेंट, आजकल जो सेक्स रैकेट चलते हैं बच्चों के, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी चलती है, तो ये सभी चाइल्ड अब्यूज़ के अकॉर्डिंग आते हैं, अंडर आते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड अब्यूज़ है जो फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल, सेक्सुअल, नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉयटेशंस, इस तरह के होते हैं। हम कुछ को डिस्कस करते हैं। फिजिकल अब्यूज़ में जैसे कि किकिंग, पंचिंग, बीटिंग, हिटिंग, आप लगा लीजिए, स्टबिंग, बर्निंग, ये सभी अक्सर होते हैं। इनमें से कुछ तो घरों में ही होते हैं, समझ रहे हैं।
इमोशनल अब्यूज़, या फिर आपने देखा होगा मूवीज़ में कि जब छोटे बच्चे घर में जैसे नौकर का काम करते हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके हाथ को जला देते हैं, उनको डराने के लिए उनको पीटा जाता है ना। तो इमोशनल अब्यूज़ की बात करें तो किसी की इंसल्ट कर देना, रिब्यूकिंग, रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट्स, थ्रेटनिंग, स्केयरिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा हर जगह ये बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर शो करना, ठीक है। तो ये कुछ इमोशनल अब्यूज़ थे। सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी या उन बच्चों को पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व करना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, वो सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। अंडरस्टैंड। काउंसलिंग के लिए क्या कर सकते हैं चाइल्ड अब्यूज़ में? इमोशनल सपोर्ट। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि काउंसलिंग के दौरान जो क्या करेगा काउंसलर, उनके बेनिफिट के लिए काम करने की कोशिश करता है काउंसलर, ठीक है। कुछ नई थेरेपीज़ लगा सकते हैं सिंपली। अब अब्यूज़ में इमोशनली, फिजिकली, ये इस तरह के अब्यूज़ हमने अभी पढ़े। तो इमोशनली में हम क्या कर सकते हैं? उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो चाइल्ड अब्यूज़ काउंसलिंग प्रोवाइड ए सेफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर चाइल्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, जिससे कि वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को जो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। काउंसलर हेल्प चिल्ड्रन कोप विद इमोशनल ट्रामास, जो इमोशनल अब्यूज़ उनके साथ हुआ है उनसे ओवरकम करने के लिए वहाँ पर कोपिंग मैकेनिज्म उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड ट्रस्ट। अब सेफ्टी एंड ट्रस्ट है जो हमारे जो काउंसलिंग में सबसे, जैसा कि आपने प्रोसेस में पढ़ा कि हम रैपो बिल्ड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ट्रस्ट को बिल्ड करना किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काउंसलर वर्क टू एस्टैब्लिश ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप वेयर द चाइल्ड फील कंफर्टेबल, और वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी किया कि हम उनको क्या कहते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो उनके राइट्स के बारे में जाने, उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में जाने, उनको क्या एक्सप्रेस करना है, कब उन्हें किसी चीज़ के लिए मना करना है, ये सभी चीज़ों के लिए हम उनको इनकरेज करते हैं, उनको एम्पावर्ड बना देते हैं, ठीक है। साइको एजुकेशन की बात करें तो चाइल्ड अब्यूज़ काउंसलर ऑफन प्रोवाइड साइको एजुकेशन टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाट अब्यूज़ इज़, कि एक्चुअली में अब्यूज़ होता क्या है। कोई उनको रॉन्ग टच कर रहा है तो ये हमें एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। कोई उनको बेमतलब पीट रहा है तो उनका अब्यूज़ हो रहा है, तो हमें ये बताना चाहिए कि एक्चुअली में अब्यूज़ क्या है, व्हाट देयर राइट्स, उनके राइट्स क्या हैं, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्ट अब्यूसिव सिचुएशंस को कैसे वो रिपोर्ट करें एक अथॉरिटी में, ठीक है। फैमिली एंड केयर गिवर इन्वॉल्वमेंट क्या कहेंगे? कुछ केसेस में काउंसलिंग में इन्वॉल्व फैमिली एंड केयर गिवर सेशन टू एड्रेस फैमिली डायनामिक्स। समटाइम क्या होता है कि आप काउंसलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो उस केस में आपको फैमिली एंड केयर गिवर्स को उस काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होगा, जो कि चाइल्ड अब्यूज़ में, ताकि वो उनको प्रमोट करे, अपने घर के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाए कि उस बच्चा वो ट्रॉमेटिक कंडीशन से जल्द ही जल्द बाहर आ जाए। ओके, सो ये थे हमारे चाइल्ड अब्यूज़। और अब हम बात करेंगे स्ट्रीट चिल्ड्रन। हालांकि जो क्वेश्चन है वल्नरेबल चाइल्ड और चाइल्ड अब्यूज़ पर ही बनेगा, मैं अब ये स्ट्रीट चिल्ड्रन डिस्कस करूंगा, उसके बाद डिसेबिलिटी आप अपने आप पढ़िएगा। ओके, स्ट्रीट चिल्ड्रन क्या होते हैं? जो आपने देखे होंगे गली मोहल्ले में जो बच्चे होते हैं, आवारा जिसे आप लोग बोल देते हैं, तो उनको हम स्ट्रीट चिल्ड्रन बोल देते हैं, ठीक है। इसको अर्बन प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है, जो कि आपको रेलवे स्टेशन पर ऐसे बच्चे देखने को मिल जाएंगे, टेम्पल्स, दरगाह, मार्केट, अंडर ब्रिज, नियर बस स्टॉप्स, इन सभी जगह पर आपने कोई छोटे छोटे बच्चे, आजकल कॉलेजेस के बाहर भी है जो बच्चे आने लगे हैं और वो क्या करते हैं, बच्चों से पैसे लेते हैं। तो स्ट्रीट चिल्ड्रन इज ए टर्म दैट यूज टू डिस्क्राइब चिल्ड्रन हु लिव और वर्क ऑन स्ट्रीट और अर्बन एरियाज विदाउट द केयर, प्रोटेक्शन, सुपरविजन ऑफ देयर फैमिली और केयर गिवर्स। उन्हें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, उनके राइट्स क्या हैं ये बताने वाला नहीं है, कोई फैमिली नहीं होती, कुछ की फैमिलीज होती भी हैं, तो उनके लिए हम टाइप्स ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन भी स्टडी करेंगे। वो चिल्ड्रन जो कि मान लीजिए काम करने के लिए बाहर से आए हैं, जिनका अपनी फैमिली के साथ एक रिलेशन, उनकी फैमिली किसी गांव में रहती है, वो शहर आए हैं, उनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, सिंपली हम कह सकते हैं कि दोज चिल्ड्रन विदाउट ए स्टेबल होम शेल्टर। ये भी स्ट्रीट चिल्ड्रन की डेफिनेशन हो सकती है कि आज इस वाले मोड़ पे हैं तो कल किसी दूसरे मंदिर के या मस्जिद के सामने बैठे होंगे। तो इस तरह से आज इस कॉलेज के सामने चले हैं तो कल यूनिवर्सिटी के सामने चलेंगे, तो उनके पास कुछ होता नहीं है ना। तो क्या होता है कि कुछ स्ट्रीट चिल्ड्रन कंसिडर किए जाते हैं जिनकी फैमिलीज़ होती हैं लेकिन वो घर से बाहर होते हैं। कुछ आपने देखी होंगी कि जो क्या करते हैं, कपड़े की शायद हट बनाते हैं, वो झोपड़ी सी बनाते हैं, उस पर पॉलीथीन डालते हैं बांस की लकड़ी के साथ, और आप ये कुछ जो ऐसी कंडीशंस वाले लोगों के पास फुल फैसिलिटीज़ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ होता ही नहीं, उनका बैकग्राउंड भी कईयों का अच्छा होता है। मैंने खुद देखा है कि उनके जो झोपड़ी में क्या होता है, टीवी, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ है भाई।
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमारे यहाँ जब सेक्टर्स बन रहे थे तो सेक्टर्स में क्या था, मैंने ये चीज़ें देखी थी, वो डायरेक्ट बिजली की जो खंभे से तार लगा के उन चीज़ों को ऑपरेट करते थे। तो मैं भी देखकर थोड़ा सा शौक हो गया, अरे ये क्या भाई। चलो हम टॉपिक पे आते हैं वापस। तो कुछ की फैमिली होती है, कुछ की फैमिली नहीं होती, और कोई जो हम बात करते हैं जिनको ऑर्फन्स या हम कहते हैं अनाथ, रिफ्यूजीज़, या जो भागकर कहीं से आए हैं, अपने घर छोड़कर भागकर आए हैं, तो वो भी स्ट्रीट चिल्ड्रन में कंसीडर किए जाएंगे। तो ये कुछ कैटेगरीज थी स्ट्रीट चिल्ड्रन की, आप पढ़िएगा और आपको पता लगेगा, ठीक है। अब आती है काउंसलिंग स्ट्रीट चिल्ड्रन की। अब देखिए उनका कोई केयर गिवर्स नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनके क्या राइट्स हैं, ठीक है, कैसे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कुछ भी कोई बताने वाला नहीं है। तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा, हरासमेंट ज़्यादा होगी, वो वनरेबल फील करेंगे, है ना। ये चीज़ें जो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो जो बच्चे होंगे वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मिल जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल सोशल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू दिस प्रॉब्लम्स, ए वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर द मोस्ट पार्ट। एज ए स्ट्रीट एजुकेटर, द इंटरवेंशंस यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग विल फोकस ऑन चेंजिंग द इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रीट चाइल्ड। अगर आप किसी भी तरह की इंटरवेंशन करना चाहते हैं तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आप उनकी लाइफ को चेंज कर सके, या कुछ ऐसी इंटरवेंशन या कुछ ऐसी आप क्या कहें पॉलिसीज़ लेकर आएँ जिससे कि उनकी लाइफ अफेक्ट हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इट इज़ एंश्योर दैट स्ट्रीट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट एज अ की प्लेयर, कि जो हमारे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो ज़्यादा मेन रोल वहाँ पर प्ले करें। सिंपली कोऑर्डिनेट ए ग्रुप और इंडिविजुअल इन कम्युनिटी हु वर्क विद स्ट्रीट चिल्ड्रन। हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, कम्युनिटी बनाकर उन बच्चों के साथ काम किए जा सकते हैं, ठीक है। एंश्योर दैट जो भी सर्विसेज हम लेकर आ रहे हैं वो उन तक प्रॉपर पहुँचे, ठीक है। अब बात आती है ऑफ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्ट्रीट चिल्ड्रन कैन बी अप्रोचेस 3 लेवल, 3 लेवल पर। या तो आप इंडिविजुअल लेवल पर, जैसा कि हमने बात किया, ठीक है, मेन रोल प्ले करते हैं, लोकल कम्युनिटी या फिर बियॉन्ड द कम्युनिटी, 3 लेवल पर है जो हम इनको, इन अप्रोचेस को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, लाइफ स्किल जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस को सिखानी होंगी, ठीक है। वो कौन सी है, बी असर्टिव, कि क्या आपकी नीड्स हैं, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नापसंद है, क्या आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कहें जो आपके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, सिंपली। एबिलिटी टू स्टेट वन डिसलाइक for sex or substance use clearly. This skills help street children to communicate with their needs, resist social pressure. उससे वो सोशल प्रेशर से बच सकेंगे और आसानी से जो कम्युनिकेशन सीख सकेंगे। नेगोशिएट द एबिलिटी टू डिस्कस एंड गेट अदर टू एग्री व्हाट वन वांट्स। वो चाहते क्या हैं, नेगोशिएशन मीन्स आप बातचीत करें, बातों से समाधान हो जाते हैं। ए स्ट्रीट चिल्ड्रन कुड बी नेगोशिएट टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सच एज कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो कुछ बैरियर यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली उसके लिए आप जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, ओपिनियन को उनके सामने रख सकते हैं। थिंक क्रिटिकली। अब देखिए, street children can learn to assess potential risk in various situations ahead of time and think about why they engage in risk behavior। तो उनको सोचना भी तो चाहिए, नहीं ये एक्टिविटीज़ ये कर रही हैं, इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने रिस्की काम में ऐसे इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। सो स्ट्रीट चिल्ड्रन हु नोज द प्रॉब्लम दैट मे अराइज फ्रॉम सब्सटेंस यूज एंड रियलाइज दैट ही और शी यूज सब्सटेंस एज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, कि वो अपने दोस्त बनाने के लिए ऐसा कर रहा है या फिर स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि ड्रग्स लेना या चरस गांजा लेना, या हम कह सकते हैं सिंपली ड्रग्स में सब कुछ आ जाता है, हम ये कहेंगे कि नशा करना, है ना। तो वो ऐसा कर क्यों रहा है, तो उन्हें सोचना पड़ेगा भाई। जब हम उनको वो नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, खुद ही नहीं इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सिंपली हम कहें तो। डेवलप्ड सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम क्या कहती है कि उनके अंदर ना खुद स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, इंटरेस्ट, पर्सनल प्रायोरिटीज़, गोल्स हों कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है। सेल्फ अवेयरनेस, समझ रहे हैं। सेल्फ एस्टीम, येस आई कैन डू इट, सिंपली दिस कैन डिक्रीज द एटीट्यूड ऑफ जस्ट लेटिंग इट हैपन। ऐसा होता है कि चलो यार जाने दो, इस तरह के बच्चों में इस तरह की जो फीलिंग्स होती है, कोई बात नहीं, एक बार हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, जाने दो यार, छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ भाई, अगली बार नहीं होना चाहिए मेरे साथ कुछ ऐसा। मेक एंड बिल्ड फ्रेंडशिप, हैव ए रियल फ्रेंड कैन बी सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड मे हेल्प स्ट्रीट चिल्ड्रन रेसिस्ट प्रेशर फ्रॉम अडल्ट हु ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैम। जब आपके रियल फ्रेंड बनते हैं ना, है ना, रियल फ्रेंड, तो वो आपकी एक्सप्लॉइटेशन से आपको बचाते हैं, आपके हरासमेंट से, आपके अब्यूजमेंट से आपको बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप
फ्रेंडशिप बनाएं, फ्रेंडशिप करें लोगों के साथ, अपने रियल फ्रेंड बनाएं, ना कि फेक फ्रेंड बनाएं जो कि आपको एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक स्ट्रेट चिल्ड्रन का, वल्नरेबल चाइल्ड का, डिसेबिलिटी का आप पढ़ना। मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। देखिए, डिसेबल्ड जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, सिंपली अगर मैं कहूँ फिजिकल डिसेबल्ड को ही डिसेबल्ड कंसिडर किया जाता है। अगर अभी मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ कि डिसेबल्ड पर्सन कौन होता है, तो आप सिंपली कहेंगे जो चल ना सके, देख ना सके, सुन ना सके, बोल ना सके, इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पर काउंट करवाएंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, क्या डिसेबिलिटी आपकी थिंकिंग प्रोसेस में भी होती है? यह आपको खुद सोचना होगा कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है कहाँ तक बाउंड है। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये एक पॉइंट हम रख सकते हैं कि डिसेबिलिटी थिंकिंग में भी होती है, हमारे इमोशंस में भी होती है। हम अपनी जो थिंकिंग स्किल्स को लेकर बिल्कुल बाउंड होते हैं, हम एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं चाहते, है ना। तो आप यहाँ से पढ़िएगा, और अगर आपको जो भी फील हो, कहीं डाउट हो किसी टर्म में, किसी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर काफ़ी इजी था, सारी थियरी थी, मैंने सिर्फ ये थियरी राइट डाउन की। कुछ टॉपिक्स आपकी बुक से एज इट इज़ है, जैसे कि राइट्स हैं, ठीक है। बाकी मैंने कुछ अलग अलग साइट से पिक किया और आप यहाँ पर है जो आपके सामने लेके आए हैं। सिंपली काफ़ी इजी था। अगर आप वीडियो ना भी देखें, इनको एक बार रीड करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए जो साइकोलॉजिकल टर्म्स नई नई हैं, ठीक है। तो कुछ टर्म्स आप हो सकती हैं इनमें से आपको समझ ना आए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।